हेलो स्टूडेंट्स। इससे पिछली वीडियो में हमने बात की थी न्यूक्लियस के साइज़ की, उसके वॉल्यूम की, और हमने कुछ डेफिनेशंस भी देखी थी। इस वीडियो में हम बात करेंगे न्यूक्लियस के मास की, किस तरीके से हम उसका मास कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उसका मास कैलकुलेट करने के लिए हमको एक यूनिट की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे अगर आप देखो हमारे पास वैसे मास को मेज़र करने के लिए जो ऐसा यूनिट है वो है केजी, या फिर अगर हम बात करें स्मॉल यूनिट्स की, सीजीएस यूनिट में हमारे पास जो मास को हम मेज़र करते हैं ग्राम्स में। लेकिन ये जो दोनों यूनिट्स हैं ये हम यूज़ करते हैं मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के मास को मेज़र करने के लिए। मतलब जब हमारे पास ऑब्जेक्ट्स बड़े साइज़ के होते हैं, या फिर हम कहते हैं जो विजिबल ऑब्जेक्ट्स हैं, उनका जब आपको मास मेज़र करना है तो आप केजी में या ग्राम्स में कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं न्यूक्लियस की, एटम्स की, तो इनका मास बहुत ही स्मॉल होता है, तो इनके मास को आप केजी में या ग्राम्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हो। तो उसके लिए हमारे पास एक यूनिट है जिसका नाम है एटॉमिक मास यूनिट। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। Atomic mass unit. Atomic and nuclear masses are represented by small unit called unified atomic mass unit, जिसको आप स्मॉल यू से रिप्रेजेंट करते हो। पहले इसको हम AMU लिखते थे, एटॉमिक मास यूनिट, लेकिन अब हम इसको सिर्फ यू से रिप्रेजेंट कर देते हैं। और जो वन एटॉमिक मास यूनिट या फिर वन यू जो मास है, ये इक्विवेलेंट होगा किसके, जब आप एक कार्बन 612 इसका मास मेज़र कर लेते हो और उसको 12 से डिवाइड कर देते हो। मतलब एक कार्बन 612 के मास को जब आप 12 से डिवाइड करोगे तो जो आपके पास वैल्यू आएगी वो हमारे पास होगी वन एटॉमिक मास यूनिट के इक्वल। तो हमारे पास जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो ये वैल्यू आती है, मतलब ये जो वैल्यू है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। तो ये वैल्यू हमारे पास होगी वन एटॉमिक मास यूनिट की। हमारे पास एक आइंस्टाइन का बड़ा ही वेल नॉन रिलेशन है एनर्जी और मास के बीच में, जो कि है E=mc²। बाय यूजिंग मास एनर्जी इक्विवेलेंट रिलेशन ऑफ आइंस्टाइन mc² वी कैन डिटरमाइन ऑफ इक्विवेलेंट एनर्जी ऑफ मास ऑफ वन यूनिट एज। मतलब आप इस रिलेशन को यूज़ करके जो हमारे पास वन एटॉमिक मास यूनिट है उस मास के अंदर कितनी एनर्जी है वो आप फाइंड कर सकते हो इस रिलेशन से। तो हम लिख सकते हैं E=mc²। तो मास की जगह हम पुट कर देंगे वन एटॉमिक मास यूनिट, और सी हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट c²। जो आप इसमें वैल्यूज़ पुट करते हो, ये हमने वन एटॉमिक मास यूनिट की वैल्यू पुट कर दी, ये हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट है, इसका हम स्क्वेयर कर देंगे। और जब आप इसको सॉल्व करते हो तो ये हमारे पास एनर्जी आ जाती है जूल्स में। और जब इस एनर्जी को आप 1.602 इंटू 10⁻⁻19 या फिर हम कहते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से आप डिवाइड करवा देते हो तो हमारे पास जो एनर्जी जूल में है ये कन्वर्ट हो जाती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो हमारे पास ओवरऑल जो वन एटॉमिक मास यूनिट है वो मास आएगा 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स एनर्जी के बराबर। तो हम कहते हैं वन जो यूनिट है एटॉमिक मास यूनिट, ये ऑलमोस्ट अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होती है 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और एग्जैक्ट थोड़ा अच्छे से अगर इसकी वैल्यू अगर हम समझना चाहें तो 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आप राउंड फिगर में इसको 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है याद कर सकते हो। अब नेक्स्ट हम इसमें बात करेंगे मास डिफेक्ट एंड न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। तो मास डिफेक्ट क्या है पहले इसको समझते हैं। इट इज़ फाउंड दैट द एक्चुअल मास ऑफ एनी न्यूक्लियस इज़ ऑलवेज लेस देन द एक्सपेक्टेड मास obtained by its nucleons calculation. This difference of mass is called mass defect. कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि अगर चलो एक एग्जांपल लेके चलते हैं। सपोज आपके पास न्यूट्रॉन और प्रोटॉन इनके मास हैं, वैसे तो मैं ज़्यादा ले रहा हूँ लेकिन आप एक एग्जांपल के तौर पर इसको समझते हैं। मान लो न्यूट्रॉन का मास है 10 ग्राम्स और मेरे पास प्रोटॉन का मास है, ये भी मान लेते हैं 10 ग्राम्स। और जब इनको कंबाइन करके मैं न्यूक्लियस बनाता हूँ तो उसका मास मेरे पास आता है सपोज़ 18 ग्राम्स। तो हम कह सकते हैं जब आपने कैलकुलेट किया इसका मास तो मेरे पास होना चाहिए 20 ग्राम, लेकिन जब न्यूक्लियस बन गया
तो मेरे पास मास आया 18 ग्राम। तो मतलब कुछ मास रिड्यूस हो जाता है हमारे पास जब भी न्यूक्लियस फॉर्मेशन होती है। तो ये हमारे पास कैलकुलेटेड मास और एक्चुअल मास के बीच में जो डिफरेंस है इसी को हम कहते हैं मास डिफेक्ट। तो यहाँ पे एक बार फिर से इसको देखते हैं, जो इट इज़ फाउंड दैट द एक्चुअल मास ऑफ एनी न्यूक्लियस, किसी भी न्यूक्लियस का एक्चुअल मास जो है ऑलवेज लेस देन द एक्सपेक्टेड मास, वो हमेशा कम होगा उसके एक्सपेक्टेड मास से। और जो एक्सपेक्टेड मास है वो आप कैसे कैलकुलेट करोगे? बाय इट्स न्यूक्लियंस। न्यूक्लियंस बेटा हम टर्म यूज़ करते हैं न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। जो हमारे पास न्यूक्लियस के अंदर ये दोनों रहते हैं, इनको मिला के हम न्यूक्लियंस भी कह देते हैं। तो हमारे पास जब आप न्यूक्लियंस की कैलकुलेशन से जो मास कैलकुलेट करोगे और एक्चुअल मास जो हमारे पास होगा, इन दोनों का डिफरेंस अगर फाइंड कर लेते हो तो उसको हम कहते हैं मास डिफेक्ट। बेटा बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक कह सकते हैं इस चैप्टर का। इसके ऊपर हमारे पास 1 नंबर या 2 नंबर में कई बार एक न्यूमेरिकल आ जाता है कि व्हाट इज़ मास डिफेक्ट, कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं इसको। तो हमारे पास जो मास डिफेक्ट है ये हो जाएगा मास ऑफ न्यूक्लियस ऑब्टेन्ड बाय कैलकुलेशन। जो कि आपने कैलकुलेशन से मास जो कैलकुलेट किया उसमें से माइनस कर देंगे एक्चुअल मास ऑफ न्यूक्लियस, और सिंबल की फॉर्म में लिखते हैं डेल्टा एम। हमारे पास मास डिफेक्ट होगा एम सी कैलकुलेटेड मास, और ये हमारे पास एक्चुअल मास। अब जो कैलकुलेटेड मास है ये कैसे करना है अपने को? तो हमारे पास कोई भी न्यूक्लियस होगा उसमें अपने को ये तो पता होगा कि कितने प्रोटॉन हैं और कितने न्यूट्रॉन हैं। तो आप जो कैलकुलेटेड मास है उन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मासेस को ऐड करके फाइंड कर सकते हो। तो मास ऑफ प्रोटॉन्स, जितने भी प्रोटॉन्स हैं उनका मास ऐड कर लो, मास ऑफ न्यूट्रॉन्स उनको ऐड कर लो। तो इन दोनों को अगर आप ऐड कर देते हो सभी प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के मासेस को, तो ये तो हमारे पास हो गया कैलकुलेटेड मास। इसमें से जब आप एक्चुअल मास अगर माइनस कर दो तो हमारे पास आ जाएगा मास डिफेक्ट। तो इसको आप सिंबल फॉर्म में लिख सकते हो जेड एम पी। अब जेड हम कह सकते हैं, जेड हमारे पास होता है नंबर ऑफ़ प्रोटॉन, तो जेड को आप मल्टीप्लाई कर दो एम पी मास ऑफ प्रोटॉन से। उसके बाद नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स हम फाइंड करते हैं ए माइनस जेड करके। तो ए माइनस जेड अपने पास हो गया नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे मास ऑफ न्यूट्रॉन से, और इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे एम जो कि हमारे पास एक्चुअल मास है। तो यहाँ पे हमारे पास जेड एटॉमिक नंबर हो गया, ए हमारे पास मास नंबर हो गया, एम पी मास ऑफ प्रोटॉन हो गया, और एम एन हमारे पास हो गया मास ऑफ न्यूट्रॉन। तो बेटा ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल ऑलमोस्ट आता ही आता है, तो इसको आप अच्छे से समझें। इस वीडियो में बेटा इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।